हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियां। कल हमने देखा था कि राज्यपाल क्या होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, है ना। आज हम देखेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी होती है। तो जो हमारी पहली शक्ति है राज्यपाल के लिए कि कार्यपालिका शक्ति, है ना। कार्यपालिका शक्ति हमने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियों में भी थी, है ना। और दूसरा देखेंगे हम लोग विधायी शक्ति क्या होती है राज्यपाल के अंदर, क्या विधायी शक्ति निहित होती है। तीसरा हम देखेंगे वित्तीय शक्ति, है ना, क्या क्या वित्तीय शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। और न्यायिक शक्ति भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विवेकी शक्ति, है ना, कि अपने मन से अपने विवेक से राज्यपाल के अंदर कौन सी शक्तियां निहित है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्यपालिका शक्ति क्या है और बारी बारी से हम सारे क्लियर करेंगे कि विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकी शक्ति। तो आज हम पहले देखते हैं कि कार्यपालक शक्ति क्या होती है, राज्यपाल के अंदर कौन कौन सी कार्यपालक शक्ति होती है। आपको पता है कि कार्यपालक शक्ति क्या होता है, कि सरकार किस प्रकार से कार्य करती है वही हमारी कार्यपालक शक्ति होती है ना। कानून कैसे बनता है वही होती है विधायी शक्ति होती है, और जो न्यायिक शक्ति होती है न्यायपालिका के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। पहला देखेंगे हम लोग कार्यपालिका शक्ति। तो जो हमारे संविधान में लिखा गया है कार्यपालिका शक्ति के बारे में कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है, तो संविधान में आर्टिकल 154 क्लोज 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 154 क्लोज 1 में इसके बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 154 क्या कहता है कि जो हमारी जो कार्यपालिका शक्ति है, इसको संविधान में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति, है ना। कार्यपालिका नहीं लिखा गया, लिखा गया है राज्य की कार्यपालक शक्ति। राज्य की कार्यपालक शक्ति आर्टिकल 154 क्लोज 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। और कहा गया है संविधान में कि जो राज्य की कार्यपालक शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं कि अब बात आती है कि जो कार्यपालक शक्ति है राज्यपाल के अंदर निहित होगी तो इसका प्रयोग किस प्रकार से करेगा, है ना। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों में देखा था कि राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति की भी कार्यपालिकी शक्ति हम लोगों ने समझा था। उसी प्रकार से संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल में तो ये शक्ति निहित होगी, लेकिन इसका जो प्रयोग होगा, है ना, इसका जो प्रयोग होगा ये स्वयं भी कर सकता है। जैसे हमने देखा कि विवेकी शक्ति है इनके पास, ये स्वयं भी कर सकता है, प्लस किसके माध्यम से कर सकता है, अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। जैसे हमने कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, हम लोग दोनों क्या कंपेयर करते चल रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा कि हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या पढ़ रखा है। तो राष्ट्रपति में भी यही था कि जिसका प्रयोग खुद भी कर सकते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह से भी करते हैं, है ना, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। और राज्यपाल क्या करता है, इसका प्रयोग वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है कार्यपालिका शक्ति। और क्या होता है, ये तो हो गया आर्टिकल 154 क्लोज 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। और इसी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के लिए एक और आर्टिकल बताया गया है संविधान में, एक और आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा हुई है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 क्लोज 1। अब बताती है कि आर्टिकल 163 क्लोज 1 क्या कहता है। तो आर्टिकल 163 क्लोज 1 ये बताता है हमको कि उन समस्त बातों को छोड़कर जहां राज्यपाल अपने विवेक से कर सकता है ना। कुछ जैसे इसमें हमने देखा था कि विवेकी शक्ति इनको मिली हुई है, राज्यपाल के अंदर विवेकी शक्ति है कि अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिकल 163 क्या कह रहा है कि उन समस्त बातों को छोड़कर जहां राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है, उसके अलावा भी जो भी कार्य करना होगा राज्य में, तो किसकी सलाह से करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। और जो जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। राज्य की बात हो रही है तो राज्य में जितने भी मंत्रिपरिषद होगा उसका जो मुखिया होगा तो चीफ मिनिस्टर ही कहलाएगा, मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो इनकी विवेकी शक्ति है उसका प्रयोग छोड़ के, है ना, जो विवेकी शक्ति इनको मिलेगी उसका प्रयोग छोड़ के बाकी जो भी इनको कार्य करना होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करना होगा। और जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ऐसा हमने देखा था केंद्र की सरकार के लिए भी देखा था कि राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य कर सकता है कि कुछ कार्य स्वयं कर सकता है, बाकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा।
और जो केंद्र की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से राज्य में अगर हम देख रहे हैं तो आर्टिकल 163 क्लोज 1 क्या कह रहा है कि राज्यपाल अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा अगर उसे राज्य में कोई भी कार्य करना होगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करना होगी। और राज्य की मंत्रिपरिषद है तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल कोई भी कार्य करेगा तो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, बाकी जो भी कार्य है वो अपनी विवेकी शक्ति के अलावा। ठीक है, ये हो गया। तो ये आर्टिकल 163 में क्लोज 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। अब बात आती है कि राज्य की जो कार्यपालक शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसका विस्तार कहां तक है ना। चलिए हम देखते हैं कि इसका विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हम समझते हैं। विस्तार, तो जो इसका विस्तार है आर्टिकल 162 है ना, आर्टिकल 162 में इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 162 संविधान में आर्टिकल 162 में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहां तक है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें लिखा गया है कि जिन पर राज्य विधानमंडल की विधि बनाने पर, है ना, जहां तक कि राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है वहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। ठीक है, कि राज्य विधानमंडल को जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार होगा। विधि मतलब कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जहां तक राज्य विधानमंडल, जितना राज्य की जो विस्तार है, राज्य विधानमंडल जहां तक अपने कानून को बना सकता है, जहां तक कानून उसका लागू होगा या विधि बनाने का अधिकार जहां तक प्राप्त होगा, वहीं तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, वहां तक होगा। यही कहता है आर्टिकल 162, इसके बारे में संविधान में लिखा गया है। अब देखते हैं इसके बाद कि आर्टिकल 166 है ना, कि कार्यपालिका शक्ति के लिए एक आर्टिकल 166 में क्या बताया गया है। आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आर्टिकल के साथ अगर पेपर में आ जाता है, वो लिखते चलते हैं तो नंबर बढ़ जाते हैं, और हो सकता है पेरी में पूछ भी लिया जाए कि आर्टिकल 166 क्या होता है। तो आर्टिकल 166 क्या कहता है कि राज्य सरकार का संचालन, राज्य सरकार का संचालन किस प्रकार से चलेगा, उसके बारे में आर्टिकल 166 में चर्चा की गई है। अब बात आती है कि आर्टिकल 166 कहता क्या है। तो इसमें 3 बातें हैं, है ना, इसमें 3 पॉइंट है। हमने देखा था कि आर्टिकल 77 हमने समझा हुआ है राष्ट्रपति के लिए था, उसी प्रकार से सेम है। अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको याद आ रहा होगा, है ना, कुछ अगर पॉइंट आप याद कर पा रहे होंगे कि केंद्र में अगर कोई भी कार्य होगा, है ना, कोई भी कार्य होगा, किसी देश से संधि की जानी होगी या किसी देश से कुछ भी, जैसे मोदी जी अभी वहां से चीता लेके आए अपने, या राइफल मंगाते हैं तो किसके नाम से आता है, राष्ट्रपति के नाम से। भले ही प्रधानमंत्री जाता है ना, किसी भी देश में जितने भी दौरे कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा वो सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन करता कौन है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी क्या होता है कि कार्य कौन करेगा राज्य में, मुख्यमंत्री करेगा, और नाम किसका होगा, राज्यपाल का होगा। ठीक है, तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही होगी वो राज्यपाल के नाम से होगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम होगी, राज्यपाल के नाम की होगी, है ना। राष्ट्रपति में हमने भी यही समझा था कि केंद्र में जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। उसी प्रकार से राज्य में अगर समस्त कार्यपालिका कोई भी कार्य है उसका जो किसके नाम की होगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है राज्य का, वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। ये नाम मात्र का प्रधान है राज्यपाल, लेकिन एक मुखिया कहा जाता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को देश का मुखिया कहा जाता है ना। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति है, उनको सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को ही सम्मान मिलता है, इसलिए कोई भी कार्य किया जाता है तो राज्यपाल के नाम पे किया जाता है। ठीक है, एक हो गया ये पॉइंट। और क्या है दूसरा कि अगर मान लीजिए अगर मेन मुखिया राज्यपाल है ना, अगर राज्य का मेन मुखिया राज्यपाल है तो कोई भी कार्य होगा, किसी भी
इतने हमारे यहाँ पे मंत्री होता है ना, मंत्री परिषद हमारे यहाँ इतनी लंबी चौड़ी है, इतने सारे कार्य होते हैं कि हमको सड़क बनवाना है, हमको हॉस्पिटल बनवाना है, हमको इतना पैसा चाहिए, वित्तीय, विधायी, न्यायिक शक्ति, विवेकी, इन सब में क्या होता है कि इतना साइन तो एक राज्यपाल को करना होता है ना। अगर एक मुखिया है तो कोई भी कार्य अगर होगा तो राज्यपाल के माध्यम से ही होगा, तो कुछ भी कार्य कराना होगा तो सिग्नेचर चाहिए राज्यपाल के। तो संविधान में लिख दिया गया है कि अगर किसी भी कार्यवाही या लिखत को प्रमाणित करने हेतु जो राज्यपाल द्वारा होगा उसमें अगर राज्यपाल की साइन नहीं होगी, ठीक है, अगर राज्यपाल की साइन नहीं होगी तो उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, है ना। अगर आप नहीं कह सकते, अगर कोई भी काम हुआ हो अगर उस पर राज्यपाल की साइन नहीं है तो आप उस पर चुनौती नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इतने ज्यादा विभाग हैं। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए ना, 75 जिले हैं, 75 जिले के हमारे विधानसभा, विधानमंडल तो बहुत सारे हैं अपने, है ना। अगर हर फाइल उठ के राज्यपाल के पास जाने लग गई तो दिन भर में इतने साइन वो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है कि हर जगह की हर फाइल, कॉलेजों की फाइल जाने लग गई, तो संभव नहीं है। इसलिए संविधान में ऐसा लिख दिया गया कि राज्यपाल एक ऐसा नियम बना दे, कि उसको साइन ना करनी पड़े और उस पर कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। इसलिए अभी आप देखते होंगे अगर राज्यपाल की साइन नहीं मिलती उसकी मोहर मिलती है ना। जो भी फाइल जाती है तो राज्यपाल की जो कार्यालय होता है उसमें लोग रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, मोहर लगा के भेज देते हैं। उससे मान लिया जाता है कि राज्यपाल ने साइन कर लिया है, देख लिया है और राज्यपाल के पास से पारित हो चुकी है। कुछ कुछ फाइलें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, वो राज्यपाल अपने पास मंगाता है और खुद से देखता है, तो वो बात अलग हो गई कि कभी कभी खुद से भी साइन कर देता है और नहीं हुआ रहता है तो मोहर लग जाती है, तो उस पर कोई भी चुनौती नहीं दी सकती। ऐसा हमने राष्ट्रपति के लिए भी देखा था, उसी प्रकार से राज्यपाल के लिए होता है किसी भी राज्य में, ठीक है। और क्या करता है राज्यपाल का एक कार्य और है कि राज्य सरकार की कार्यवाही को सरल बनाए। राज्य सरकार की कार्यवाही या संचालन सरल, है ना। कि राज्यपाल का ये भी एक कार्य है कि वो देखे कि राज्य सरकार का जो कार्यवाही या जो सरकार चल रही है उसका जो संचालन कार्य है वो आसान रूप से चलता रहे। उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए राज्यपाल नियम बनाता है। किस प्रकार से सरकार चलेगी तो राज्यपाल उसके लिए नियम बनाता है, किस प्रकार सरकार सुचारू रूप से चल सकती है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए राज्यपाल नियम बनाता है। और क्या कार्य करता है, हमारे यहाँ पे इतने सारे विभाग हैं, है ना, तो जो मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा करता है उसके लिए भी नियम राज्यपाल ही बनाता है। मंत्रियों के मध्य कार्य का बंटवारे के लिए जो नियम है, नियम कौन बनाता है, वो भी राज्यपाल ही बनाता है, ठीक है। कि मंत्रियों के मध्य जो कार्य का बंटवारा होगा उसके लिए भी नियम राज्यपाल ही बनाता है। और क्या होता है कि राज्य की सरकार की कार्यवाही और संचालन सरल रूप से चले, आसान रूप से चले, उसके लिए भी राज्यपाल नियम बनाता है। तो ये हो गया हमारा कि राज्य सरकार का संचालन किस प्रकार चले, आर्टिकल 166 में इसके बारे में चर्चा की गई है, तो ये हमारा हो गया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मंत्रियों के मध्य तो कार्य का बंटवारा कर ही रहा है, इसके साथ साथ अगर राज्य में कोई भी महत्वपूर्ण पद है ना, राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण पद है उस पर नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा, क्योंकि एक मुखिया है, राज्य का सबसे बड़ा मुखिया होगा। तो जितनी भी राज्य पे महत्वपूर्ण पदों पे, अगर महत्वपूर्ण पद पे नियुक्ति करनी है या पदमुक्ति करनी है या उसको बैठाना है या हटाना है तो किसके माध्यम से होगा, वो राज्यपाल के माध्यम से होगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति या पदमुक्ति किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, है ना, कुछ अपवाद भी हैं। इसमें लिखा है सारे महत्वपूर्ण पद तो नहीं, कुछ अपवाद भी है इसमें। अपवाद क्या है कि जैसे
अपवाद इसलिए है कि वो नियुक्ति तो कर सकता है ना। अपवाद इसमें लिखा है कि पद मुक्ति नहीं कर सकता, हर चीज के लिए पद मुक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्ति, राज्य में अगर किसी भी महत्वपूर्ण पद है तो नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद है जिसकी पद मुक्ति वो नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गया, या राज्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयुक्त जो व्यक्ति होगा उसको हटा नहीं सकता, उसको कौन हटाएगा, वो राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये तो सिंपल सा बात हो गया कि राज्यपाल पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राज्यपाल के जो राज्य के जो महत्वपूर्ण पद है उसकी नियुक्ति और पदमुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। सिंपल सी हो गया। तो आज हमने देख लिया हमारी कार्यपालिका शक्ति समाप्त हो गई है। कल हम देखेंगे विधायी शक्ति क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।